नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे में हमारे देश के कई बड़े शहरों में मुसलमान भाइयों ने प्रदर्शन किए, नाराजगी जताई। भोपाल से लेकर भिंडी बाजार तक, यानी मुंबई से लेकर हैदराबाद तक लोग सड़कों पर उतरे। और आप जानते हैं किस लिए? ये प्रदर्शन हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ। फ्रांस में आतंकवादी घटनाओं के बाद वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने यह फैला दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने पैगंबर साहब की तौहीन की है। जरा सोचिए, मुद्दा फ्रांस का, झगड़ा फ्रांस का, और कुछ लोग हमारे देश में आग लगाने में लगे हैं। फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद की घटना हुई, वहां की सरकार इसके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इसको मुद्दा बनाकर हमारे देश में कई शहरों में माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। आज एक अच्छा दिन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन था। मुस्लिम भाइयों ने ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया। आज जुमा भी था, होना तो जश्न था, लेकिन कुछ लोगों ने कई शहरों में इस मौके को मातम में बदलने की पूरी कोशिश की। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पता यह चला कि तैयारी 2 दिन पहले शुरू हो गई थी। यह फैलाया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम की तौहीन की है, पैगंबर साहब का अपमान किया है और इसका विरोध करना होगा। भारत के मुसलमानों को सड़कों पर उतरना होगा। सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के मैसेज फैलाए गए कि मुसलमानों को फ्रांस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रोटेस्ट करना ही होगा। और हैरानी की बात यह है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो क्यों इकट्ठा हुए, किसने मोहम्मद साहब का अपमान किया, मोहम्मद साहब का अपमान कहां हुआ, वो किसकी तस्वीर को लेकर नारे लगा रहे थे, किसकी फोटो को कुचल रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब लोगों को भड़काया गया, भीड़ जुटाई गई और फिर फ्रांस के बहाने अपने देश की सरकार पर निशाना साधा गया। सबसे ज्यादा चर्चा हुई भोपाल की तस्वीरों की। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि भोपाल में भीड़ किसने जुटाई, किस मकसद से जुटाई। कल अचानक भोपाल के इकबाल मैदान में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोरोना का वक्त है, पाबंदियां हैं, अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे हों, यह परेशानी की बात थी। लेकिन यह चुपचाप हुआ, पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, मजहबी नारेबाजी शुरू हो गई, फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए गए। लोगों को बताया गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। अब जाहिर है इस बात पर लोगों को तो नाराज होना ही था। बस इसी नाराजगी का फायदा उठाया गया। और बुलाने वाले कौन थे? कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। आरिफ मसूद ने पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ जुटाई, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की फोटो छपवाई, फ्रांस के झंडे बांटे, तकरीर के लिए मंच भी तैयार कर लिया। मंच पर भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अहमद नदवी समेत कई मुस्लिम नेता और मौलानाओं को बुलाया गया। और इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद आरिफ मसूद ने लोगों को मुखालफत के लिए भड़काया, फ्रांस का नाम लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पीछे तक खुद भी करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे। कि मुझे आज अपनी जान का खतरा है। लेकिन अफसोस कि भारत की सरकार, भारत के अफेयर्स मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सही कहा। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। फ्रांस के अंदर 100 साल पहले भी एक कदम उठाया गया था
और वो वाकया याद रखना चाहिए कि उस्मानिया ने सल्तनत उस्मानिया ने बगावत का झंडा लहरा दिया था। आज हम फिर कह रहे हैं कि बहुत जल्द अपना फैसला ले लेना, नहीं तो हिंदुस्तान से भोपाल की सरजमी से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे चाहे। इकबाल मैदान में जुटी इस भीड़ की खबर जैसे हमारे संवाददाता अनुराग मेहताब को मिली तो मौके पर पहुंचे। मौके से एमएलए आरिफ मसूद साहब गायब हो चुके थे। अनुराग मेहताब ने रात 11 बजे आरिफ मसूद को पकड़ा। उस वक्त तक आरिफ मसूद के खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। आरिफ मसूद ने कहा कि वो मुकदमा लड़ लेंगे लेकिन मोहम्मद साहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पूछा गया किसने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की, ऐसा क्या कहा जिससे पैगंबर साहब का अपमान हो गया। इस पर आरिफ मसूद सिर्फ ये कहते रहे फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोहम्मद साहब का अपमान किया है और भारत सरकार फ्रांस की सरकार को सपोर्ट कर रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कोरोना की गाइडलाइन का बहाना कब तक चलेगा? राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रैलियों में नहीं चलेगा, वहां पे इजाजत दे दी जाएगी। हम लोगों की बात करना है, हक बात करना है। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान के लिए उनके नबी के खिलाफ बोलने वाले को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे और उसके लिए जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे ये मुकदमा लगा दें। अफसोस ये हुआ कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने जो ट्वीट करा वो भी आपत्तिजनक है, उस पर हमें एतराज़ है। यूँ एतराज़ है कि ये मुल्क संवैधानिक ढांचा जो हमारे मुल्क का है वो ये इजाज़त उनको नहीं देता, कि उनको ध्यान रखना चाहिए था कि इस मुल्क के रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्थाओं का भी सवाल था। फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में टिप्पणी करने से पहले उन्हें हिंदुस्तान के नागरिकों का मत भी लेना चाहिए था। अब आरिफ मसूद, मैंने जैसे बताया, कांग्रेस के नेता हैं, एमएलए हैं। उनको न तो मुसलमानों की फिक्र है न इस्लाम की, न उन्हें यह पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने वाकई में कहा क्या था, और उन्हें यह भी नहीं पता कि फ्रांस में घटना क्या हुई। वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। और मौका भी है, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सब माहौल उसी के लिए बनाया जा रहा है। आरिफ मसूद ने वोट के लिए मजहब का सहारा लेने की कोशिश की, लोगों को धोखा दिया। कोरोना के संकट के बीच हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके उनकी जान को खतरे में डाला। आरिफ मसूद ने भोपाल के मुसलमानों से जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन करने की अपील भी की थी। इसलिए आज दिन में भी भोपाल की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीरों में फ्रांस के राष्ट्रपति को कोसा गया और नमाज के बाद लोगों ने सड़क पर इमैनुअल मैक्रों की तस्वीरों को कदमों तले रौंदा, नारेबाजी की। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो नारेबाजी कर रहे नौजवानों से हमारे संवाददाता अनुराग मेहताब ने पूछा, हो क्या गया, क्यों नाराज हो, किससे नाराज हो, किसने पैगंबर साहब का अपमान किया। इस पर बहुत से लड़कों को तो फ्रांस का नाम नहीं पता था, बहुत सारे लड़कों को यह नहीं पता था वो हाथों में जिसका पोस्टर लिए है वो कौन है, और बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्हें यह भी नहीं पता था क्या कहा, किसने कहा। बस सबको बताया गया था पोस्टर फाड़ने हैं, नारेबाजी करनी है, आग लगानी है और शोर मचाना है, और सबने वही किया। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की किसने की? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। प्रिंस के राष्ट्रपति ने। प्रिंस के राष्ट्रपति ने। अच्छा, किसने बताया आपको? मस्जिद में, तकरीर में? क्या हर जगह बताया जा रहा है, मोबाइल पे सब में देख रहे हैं प्रिंस। अच्छा, सब में बताया। तो ये किसका कुचल रहे हो? कौन है ये राष्ट्रपति? प्रिंस का, फ्रांस का राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति ने। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? जो बोला है उसकी जो बेहरमती की है उसको। नहीं तो क्या बोला है, कुछ मालूम है? इसका मुझे मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। हाँ, तो यहाँ कैसे कुछ भी नमाज पढ़ने आए थे तो अच्छा बुलाया सबने तो चले आया। ये किसकी फोटो ली हुई? ये राष्ट्रपति की। कौन से राष्ट्रपति की? कौन से? फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्यों कर रहे हो आप लोग? ये इन्होंने जो किया वो गलत किया। ये नहीं मालूम आप प्रदर्शन में आए हो, नारे भी लगा रहे थे आप लोग भीड़ में? मैं तो खुद अभी आया हूँ सर यहाँ से। हाँ, तो फिर भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आप कुचल भी रहे थे इन सबको। ये किसका पोस्टर कुचल रहे थे? कौन है? जानते नहीं हम। नहीं जानते? पहचानते नहीं। क्या गुस्ताखी की, कुछ मालूम है? अब वो गुस्ताखी की होगी, जब भी तो बता रहे हैं, कोई गलत तो बता नहीं रहे। हाँ, नहीं वो तो आप है ना, अब उसका जाहिर होगा ना, सब चीज पता चलेगी।
अब आम लोग तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें बुलाया गया, वो आ गए। हालांकि आज प्रशासन मुस्तैद था, इससे ज्यादा भीड़ नहीं जुटी। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में कहा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, ये एक आइलैंड है जहां पर पीस है, यहां की शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। सरकार के सख्त रुख का असर आरिफ मसूद पर भी हुआ। जो शख्स आम लोगों को मरने मारने के लिए भड़का रहा हो, जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो उसे लगा कि बयानबाजी भारी पड़ सकती है, तो जनाब के सुर बदल गए। अब बार बार कह रहे हैं कि अपनी आवाज उठाएंगे, अपना दर्द सरकार के सामने रखेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानून हाथ में नहीं लेंगे। ये दुनिया देखेगी, ये एक हिंदुस्तान है, ये एक वो हिंदुस्तान देश है जिसके अंदर तमाम मजहब को मानने वालों को अपने अपने मजहब की आज़ादी के साथ, अमन और सुकून के साथ जीने का अधिकार है। ये मेरा कहने का मकसद है और कल भी था और आज भी है। आपने अपनी तकरीर में एक चीज़ और कही यार भाई, जो मैंने सुना उसमें आपने ये कहा है कि बगावत जो है वो होगी। तो क्या बगावत, ये क्या किस तरीके की तकरीर है आपकी? बगावत से क्या मतलब था आपका? बगावत इनके तमाम प्रोडक्ट का बायकाट करेंगे जो हमसे बन सकता होगा, जो कानूनी दायरे में। उस तकरीर को पूरी सुनिए, उसमें मैंने कहा है कानूनी, कानून को मानने वाले लोग हैं हम, उस कानून के दायरे में रहते हुए जो भी हमारा विरोध होगा वो हम करेंगे। तो बगावत से आपका अर्थ यही था, और दूसरा अर्थ जिस तरीके की लोग नहीं, अब लोग कुछ अर्थ निकालेंगे, ये उनका अर्थ है। मेरा स्पष्ट कहना है कि कानून के दायरे में रहकर जो काम होगा वो करेंगे। आरिफ मसूद की बात तो सही है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां हर मजहब के लोगों को जीने का अधिकार है, अपने मजहब को मानने का अधिकार है, अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक है, लेकिन किसी को खामखा दंगा करने का हक तो नहीं है। लेकिन आरिफ मसूद का जो मकसद है वो बड़ा क्लियर था। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में मुस्लिम वोटों को पोलराइज किया जाए, लेकिन भोपाल के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो शख्स कोरोना के दौर में उनकी जान को खतरे में डाल सकता है, उसे मुसलमानों की कितनी फिक्र होगी, वो इस्लाम को कितना समझता होगा। लेकिन इस तरह की कोशिश सिर्फ भोपाल में नहीं हुई, सिर्फ आरिफ मसूद ने नहीं की, मुंबई में भी इसी तरह से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई। हालांकि मुंबई में तरीका अलग अपनाया गया। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में रजा एकेडमी के लोगों ने सड़क पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की फोटोज चिपका दी। मैक्रों की तस्वीरों के ऊपर से आम लोग और गाड़ियां गुजरती रहीं। रजा एकेडमी एक बड़ा इस्लामिक संगठन है, मुंबई और आसपास के इलाकों में इसका काफ़ी प्रभाव है। रजा एकेडमी की तरफ से मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे, लोगों से फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा गया था। लेकिन यहाँ भी बड़ी अजीब बात देखी, जो लड़के सड़कों पर मैक्रों की तस्वीरें चिपका रहे थे, जो फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घूम रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था फ्रांस में क्या हुआ है और इमैनुअल मैक्रों हैं कौन। आपको बेटा पता है किसके पोस्टर लगे थे? क्या नाम? आम पब्लिक लगाए, सबने लगाया, जिसको बुरा लगा, हमको दिल पे ठेस पहुंचे, हमने लगाया, सबने लगाया। जो नाम पता है आपने जिनका पोस्टर लगा था? इनका मेरे को इतना नाम का मालूम नहीं। प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, इन्होंने हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी तो उनके साथ ऐसा होया। फोटो जो लगी थी वो किसकी लगी थी? उनका नाम जानते हैं आप? जानता हूँ मैं, फ्रांस नाम है उनका। और क्या पोस्ट पर हैं वो जानते हैं? वो नहीं जानता हूँ मैं तो देख रहा हूँ कि सब जगह जुलूस निकल रहे हैं उनके नाम के, लेकिन जो भी है अच्छा ही है उनके लिए, बुरा ही होना चाहिए उनके लिए, अल्लाह ताला बुरा ही करेगा। आप जानते हैं पर किसका पोस्टर लगा था, क्यों लगाया गया था? आई डोंट नो सर। अब सवाल है कि नौजवानों को किसने बताया कि फ्रांस में पैगंबर साहब का अपमान हुआ है। मैं आपको महाशय की बात भी सुनवाता हूँ। मुंबई में फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट रजा एकेडमी ने करवाए। रजा एकेडमी के कर्ता धर्ता कितने काबिल हैं, कितने ज़हीन लोग हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी देख लीजिए। मैं आपको रजा एकेडमी के सेक्रेटरी मौलाना खलीलुर रहमान नूरी की बात सुनवा रहा हूं और थोड़ी माफ़ी के साथ सुनवा रहा हूं। माफ़ी के साथ इसलिए क्योंकि मौलाना साहब ने फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, उन लफ्ज़ों का प्रयोग कोई भी अच्छा इंसान कभी नहीं करेगा। ये शालीनता नहीं है, लेकिन आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है, सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं सुनवाऊंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह की जहालत हो रही है,
किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे सीधे साधे लोगों को भड़काकर सड़क पर निकाला जा रहा है। ये जो पोस्टर लगा मैक्रोन का, मैक्रोन ने चूंकि ये बहुत ही पागल बेहुदा कुत्ता इंसान है, ये कुत्ता भी ऐसा नहीं कर सकता, जानवर भी, कि उसने जो है चूंकि वहाँ अगले साल इलेक्शन है फ्रांस में और वो इलेक्शन जीतने के लिए उसने बजाय दूसरे रास्ते अख्तियार करने के उसने मज़हब इस्लाम के सबसे अजीम शख्सियत, हम जिसका आज ईद मिलाद मनाते हैं, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने किया और उसने ये तौहीन की है। ज़रा सोचिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला शख्स मौलाना है, ये लोगों को इस्लाम की तालीम देता है। ऐसे लोगों के कहने पर नौजवान सड़कों पर निकल आए। इन माशरे ने बातें तो और भी कही थी, लेकिन वो सेंटेंस इतने ख़राब हैं कि मैं आपको सुनवा नहीं सकता। सच यह है कि इन माशरे को खुद नहीं मालूम कि फ्रांस में हुआ क्या है। वो सिर्फ हंगामा करने की, पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहा है। रज़ा एकेडमी के लोग मुसलमानों से कह रहे हैं कि फ्रांस का सपोर्ट करना इस्लाम के खिलाफ है। जमीयत उलमा के करता धरता भी इसी तरह की बातें कहकर लोगों को भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र में जमीयत उलमा के सचिव ने कहा, फ्रांस में जो हो रहा है वो वहां का अंदरूनी नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का मसला है। ये फ्रांस का अंदरूनी मामला नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मामला है। कोई मुसलमान, देखिए एक शायर ने कहा है, जो जान चाहो तो जान ले लो, जो माल चाहो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जमाल देंगे। हमारे नबी से हमको जो मोहब्बत है उसके लिए हम अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, फिर वो दुनिया के किसी हिस्से में भी क्यों ना हो। मौलानाओं से, मौलवियों से, उलेमा से ये उम्मीद की जाती है कि लोगों को सही रास्ता बताएंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे, मुसीबत से निकालेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अमन चैन की बात करेंगे। लेकिन रज़ा एकेडमी और जमीयत उलमा के लोग उल्टा काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, कोरोना के खतरे में डाल रहे हैं और सबसे ख़राब बात है कि मज़हब के नाम पर नफ़रत के बीज बो रहे हैं। मुंबई में जो काम रज़ा एकेडमी ने किया, वही काम हैदराबाद में वहाँ के कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया गया। हैदराबाद में आज मिलादुल नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में भी फ्रांस के खिलाफ नारे लगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर को सड़कों पर बिछाकर लोगों ने उसके ऊपर से गुजरकर अपने गुस्से का इजहार किया। मिलादुल नबी का जुलूस चार मीनार से निकला, सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। हैदराबाद के कई इलाकों में इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए। यहां भी मौलानाओं ने मोहम्मद साहब का नाम लेकर लोगों को भड़काया। देखो, ये ना देखो कि सामने वाले कितनी तादाद में है, जो हक पर होता है, जो सच बोलता है, हमेशा जीत उसी की होती है। लाखों के तलवारें सामने आई थी, एक हुसैन इब्न अली के सर को झुका न सकी। हुसैन का सर के नेज़ा पर बुलंद होकर आवाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उस अल्लाह के। तो वो 9 लाख तलवारें मिलकर एक हुसैन इब्न अली के सर को झुका न सकी। हुसैन का सर बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। कि हम दुनिया में हर एक की तौहीन पर खामोशी बर्दाश्त कर सकते हैं, खामोश रहना रह सकते हैं, मगर याद रखिए ये दुनिया भी जानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में सिंगल वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, सेकंड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, थर्ड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज। भोपाल, मुंबई और हैदराबाद में तो फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन लखनऊ में प्रशासन ने सतर्कता बरती, सावधानी बरती। मौलानाओं से पहले ही बात कर ली गई। जुमे और ईद मिलादुल नबी के मौके पर आज लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में नमाज की मंजूरी भी दी गई थी। लोगों ने नमाज पढ़ी, फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा की, तकरीर की, लेकिन किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई, हंगामा नहीं हुआ। इसकी एक वजह तो ये रही कि यहाँ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे और दूसरी बात ये थी लखनऊ के मौलानाओं ने लोगों से अमन कायम रखने की अपील की थी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ये कहा कि सभी मज़हबों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भड़काने वाली कार्रवाई होती है तो फिर हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैगंबर साहब
हिंसा के, वायलेंस के खिलाफ थे। हम लोग बहैसियत मुसलमान, ज़ाहिर सी बात है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम लोग ना किसी भी दूसरे मज़हब के या मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कभी कोई बात कहते हैं, और मजहबी तौर पर भी हमें इस बात से मना किया गया है कि किसी भी मजहबी शख्सियत या किसी भी मज़हब के हम लोग तौहीन करें। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोगों के भी मज़हब और मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए, लेकिन सबको इस बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम को रहमत बनाकर भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम रहमत का है, जो कंपैशन का है, उस पर अमल करते हुए किसी को भी कोई भी वायलेंस का और तशद्दुद का रास्ता हरगिज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। आमतौर पर बातचीत की, शांति की बात करने वाले जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने भी इस मुद्दे पर थोड़ा अलग स्टैंड लिया है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के एक काम को एक्ट ऑफ टेरर बता दिया। अब यहाँ पर वो एक कार्टून बना करके उसको किया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात ये हुई कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने और गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक्ट किया है, तो खुले तौर पर हम ये देख रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक दहशतगर्दी की, आतंकवाद की, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि स्टेट कर रहा है खुद ये काम। तो हम उसकी घोर निंदा करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि कम से कम स्टेट को इससे अपने आप को अलग रखना चाहिए था। इस्लामिक सवालों पर, मुसलमानों से जुड़े इशूज़ पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहने वाले पाकिस्तानी ओरिजिन के राइटर तारिक फतेह ने बड़ी बात कही। तारिक फतेह कनाडा में रहते हैं। उन्होंने इंडिया टीवी से कहा, यह सही है कि इस्लाम में पैगंबर साहब की तस्वीर बनाने की सख्त मनाही है, ये नाजायज़ है, गलत है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस्लाम किसी मुसलमान को इसकी इजाज़त भी नहीं देता कि अगर कोई दूसरा ऐसी गलती करे तो उसका गला काट दिया जाए। देखिए, मुसलमानों को इतनी इनसिक्योरिटी है अपने उसकी, हमें हुक्म है कि रसूलुल्लाह की तस्वीर ना बनाएं, हम नहीं बनाते। हम पे ये हुक्म कब है कि कोई अगर तस्वीर बनाए तो हम उसका गला काट दें? इसका कोई डिफेंस है कि भोपाल में जुलूस निकले मुसलमानों का, क्या जो हमने कत्ल किए हैं वो जिंदाबाद? दूसरे मुल्क में आप खड़े हैं जाके कि हमको फ्रांस में पनाह दी जाए, हमको जो लेटेस्ट हमला किया जिस बच्चे ने, वो टूनिशिया से 3 दिन पहले आया फ्रांस, छूटते के साथ ही गला काट दिया, वो भी चर्च में जाके। तो ये ऐसी बात नहीं कोई अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, ये तालिबान है, या ये अब घर घर बात जो हो रही है बार बार कि मुसलमानों पे जुल्म बड़ा हो रहा है। और अगर बात देखी जाए तो जुल्म हो रहा है, लेकिन वो दूसरे मुसलमान कर रहे हैं। फ्रांस के अंदर क्या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, या ये कनाडा में जहां बैठा हूं मैं, या अमेरिका में लोग जिंदगी अपनी चैन से गुजार रहे हैं, मस्जिदें हैं, रोजा रखने पे कोई पाबंदी नहीं है, और चाहता क्या है मुसलमान? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि फ्रांस में क्या हुआ। भोपाल, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में जो भीड़ जुटी, उसकी बैकग्राउंड क्या है। फ्रांस में एक टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून दिखा दिए। उस वक्त इस टीचर ने क्लास के मुस्लिम स्टूडेंट्स को बाहर जाने को कहा ताकि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उस टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई। इसे लेकर फ्रांस की सरकार ने सख्त रुख अपनाया और वहां के राष्ट्रपति ने कहा, इस तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये भी समझ लें कि फ्रांस उन मुल्कों में है जिन्होंने वहां रहने वाले मुसलमानों को सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा आजादी, सबसे ज्यादा अधिकार दिए। लेकिन कल चर्च में एक मुस्लिम आतंकवादी ने 3 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी चाकू से। इसको लेकर फ्रांस में जबरदस्त गुस्सा है। अब सवाल यह कि फ्रांस की घटनाओं का भारत से क्या लेना देना। एक बात तो यह ठीक है कि यह सिर्फ फ्रांस का या यूरोप का इशू मानना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि यह सवाल इस्लामिक आतंकवाद का है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के समर्थन में बयान दिया। आपको याद होगा 2015 में भी फ्रेंच मैगजीन चार्ली हेब्दो के बाहर पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी, तो भी भारत ने इस्लामिक आतंकवाद की निंदा की थी।
और इसकी निंदा आज भी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की फोटो दिखाने से मुसलमान भाई बहनों की आस्था को, भावनाओं को चोट पहुंचती है, उन्हें तकलीफ होती है, तो ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए। उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और अगर यह सम्मान करेंगे तो उससे बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म नहीं हो जाएगी। कुरान भी यह कहता है और बाइबल भी यह कहता है, किसी का दिल दुखाना जुल्म है, अन्याय है। लेकिन मुसलमान भाई बहनों को भी हत्या करने वालों का, आतंक मचाने वालों का, खून बहाने वालों का खुलकर विरोध करना चाहिए। उन्हें किसी तरह का सपोर्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुरान में कहा गया है, एक भी इंसान की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या है। और आज का जो मौका है इस सबके लिए है। जो जीसस क्राइस्ट ने कहा, जो मोहम्मद साहब ने कहा, दोनों का संदेश यही है, धर्म के नाम पर किसी की हत्या करना पाप है और साथ ही किसी का दिल दुखाना भी पाप है। और इसी तरह के पापों से दुनिया को बचाने की जरूरत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में जो हुआ, उसे पाकिस्तान नफरत फैलाने के एक मौके के रूप में देख रहा है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं, टर्की और पाकिस्तान, जो इस वक्त फ्रांस के साथ खड़े होने के बजाय दुनिया भर के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों को दिमागी इलाज कराने की सलाह दे दी है, जबकि इमरान खान ने कहा कि फ्रांस में जो हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर दुनिया भर के मुसलमानों की रहनुमाई करेगा, ये दावा कर रहे हैं। जरूरी है कि हम सारे मुसलमानों के हेड्स ऑफ स्टेट, मगरबी लीडर्स को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस को, इन सब को समझाएं कि देखिए, हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट है। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते इसके नाम पे। और ख़ास तौर पे ये जो जब आप कार्टून बनाते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये जो इस्लामोफोबिया है, ये इस्लामोफोबिया जो मगरिब में बढ़ रहा है, ये जब तक मुसलमानों के हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलके इसके ऊपर पोजीशन नहीं लेंगे, ये बढ़ता जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे मुसलमान रह रहे हैं मगरिब में, या उन मुल्कों में जिधर वो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे इस्लामोफोबिया को, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। और ये जो फ्रांस में हो रहा है, ये बिल्कुल वही हो रहा है जो कि हम सबको नज़र आ रहा था कि ये होना है। 1.25 अरब इंसान हैं दुनिया में, हम ये क्यों नहीं कर सके? और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका एक बहुत बड़ा फेलियर हमारी मुसलमानों की लीडरशिप पे। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं अपनी पूरी कैंपेन करूंगा, मैं बाकी लीडर से राब्ते करूंगा। इमरान खान की इतनी बात तो ठीक है कि हज़रत मोहम्मद साहब का कार्टून बनाना, उनकी तस्वीर बनाना गलत है, इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं और इससे कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने कहा, उसकी उम्मीद एक वज़ीर आज़म से नहीं थी। एक ऐसा मुल्क जो आतंकवादियों को पालता है, जहां दहशतगर्दी पनपती है, वो इस्लाम का नाम लेकर दूसरे शख्स का गला काट दे, इसका समर्थन करे। वो इस बात का सपोर्ट करे कि चर्च में घुसकर एक दहशतगर्द 3 लोग को मौत के घाट उतार दे। इमरान खान इन घटनाओं के विरोध को इस्लाम की तौहीन बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान ने जिस तरह की बातें की, वो इस्लाम की तौहीन है। इस्लाम तो इंसानियत की सीख देता है, इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, और लोग उसे गलत समझ लें तो कोई क्या कर सकता है। इमरान खान इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले ज़्यादातर लोग समझदार हैं, पीसफुल हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों की हरकतों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। जो लोग खून खराबे को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कश्मीर से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी रो पड़ेगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं इससे पहले 15 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज है।
जो लोग इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं, उनको मैं कश्मीर के कुलगाम की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखकर दिल रो पड़ेगा। इन तस्वीरों को देखकर लगेगा किसी के घर में मौत हो, खून कहीं भी बहे, दर्द सबको एक जैसा होता है, सबकी तकलीफ एक जैसी होती है। हिंदू का बेटा मरे या मुसलमान का, मां के आंसू, मां का दर्द एक जैसा ही होता है। आज मैं आपको कश्मीर का वो दर्द दिखाना चाहता हूं जिससे कश्मीर का हर सीना छलनी है। कश्मीर रहने वाले हर कश्मीरी के दिल में एक टीस है। आज ये टीस, ये दर्द गुस्से की शक्ल में सामने आ गया। कल रात कुलगांव में आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महासचिव फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और उमर रमजान आजम पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये तीनों कुलगांव के वाईकेपुरा में रहने वाले थे। आतंकियों ने उस कार को निशाना बनाया जिसके अंदर ये तीनों बैठे हुए थे। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों ने दम तोड़ दिया। ये रोते बिलखते परिवार, गमज़दा लोग उन 3 परिवारों के हैं जिनके बेटों को आतंकवादियों ने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये तस्वीरें उस रोती हुई मां की हैं जिसकी गोद आतंकवादियों ने सूनी कर दी। तस्वीरें कश्मीर के कुलगाम की हैं। कुलगाम में कल रात आतंकवादियों ने फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और उमर रमजान आजम की हत्या कर दी। ये तीनों 5 वक्त के नमाजी थे, तीनों पक्के कश्मीरी थे। फिर भी आतंकवादियों ने इन कश्मीरी नौजवानों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि ये तीनों कश्मीर में बीजेपी का झंडा उठाते थे, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। फिदा हुसैन की मां को जब बेटे की मौत की खबर मिली तो मां की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, बेहाल हो गई। परिवार में फिदा हुसैन की पत्नी है और सिर्फ 4 महीने की छोटी सी बेटी है, और जो भी इस मासूम बच्ची की तरफ देखता है उन आतंकवादियों को कोसता है जिसने एक छोटी सी बच्ची के सिर से पिता का साया छीन लिया। तीन कश्मीरी नौजवानों की हत्या से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त गम है, जबरदस्त गुस्सा है। आज जब इन तीनों नौजवानों के जनाजे में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हर शख्स की आंखें नम थी। लोगों ने कहा अब बहुत हुआ, 30 साल से बहुत खून बह चुका, अब दहशतगर्दी का इस सिलसिला खत्म होना चाहिए। जिस तरह से आतंकवादी कश्मीरियों का, कश्मीरियत का खून बहा रहे हैं, उन दहशतगर्दों का अब खात्मा जरूरी है। कुलगाम के तीनों नौजवानों की हत्या से लोग सदमे में हैं। कश्मीर के लोग इस कत्लेआम का बदला मांग रहे हैं। बीजेपी नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इसका नाम टीआरएफ कहा जाता है। टीआरएफ लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा की, ट्वीट किया, लिखा मैं अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वो जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार, मेरी प्रार्थना उनके साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिदा हुसैन के जनाजे में उमड़ी भीड़ बता रही है कि कश्मीर के लोगों के मन में दहशतगर्दों के खिलाफ कितना गुस्सा है। आज हजारों लोग अपने जवान बेटों को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो फिदा हुसैन को, उमर रमजान को या रशीद बेग को जानते तक नहीं थे, लेकिन वो इनकी भावनाओं के साथ थे और इनके जनाजे में शामिल हुए। जनाजे से पहले जब उमर रमजान की बॉडी उनके घर पहुंची तो तस्वीरें दिल चीर देने वाली थी। परिवार के नौजवान लड़के का बेजान शरीर घर की चौखट पर लाया गया। परिवार की महिलाएं चीत्कार कर रही थी।
उमर की माँ, उमर की बहनें सिर्फ यही पूछ रही थी उनके बेटे का, उनके भाई का, इस बेगुनाह का कसूर क्या था? उनसे क्या दुश्मनी थी जो दहशतगर्दों ने उसकी जिंदगी छीन ली? हमारा भाई हमसे दिला सकते हो क्या? हमारा भाई नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ दिखावा कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बेटा किसने किया है ये सब कुछ पता हमें है? क्या कोई पता? दुश्मनी थी कोई किसी तरह की? किसी से क्या दुश्मनी? हमें किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं था किसने कुछ देर के लिए गया, वो कुछ देर के लिए गया था, पर पता नहीं था वो इस तरह आएगा। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दो बाप का एक बेटा था, दो बाप का एक बेटा था। अब आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं? कुछ दिन पहले ही आया था, वो घर पे नहीं रहता था, वो 2 दिन पहले आया, वो घर पे नहीं रहता था, वो 2 दिन पहले आया था और फिर जाना था उसे, पता नहीं था। वो क्या करते थे? कहाँ बाहर क्या करते थे? वो कोई काम वगैरह कुछ करते थे? वो काजीगुंड बट मोटर्स पे काम कर रहा था, पार्टनरशिप पे था वो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो हमने एक गाड़ी खरीदी थी, उसी के साथ वो बाहर गया था, कुछ दिन पहले आया, 2 दिन पहले आया था, अब फिर उसे वहाँ जाना अब हमें इंसाफ चाहिए, अब हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। कुछ पता चला किन लोगों ने ये किया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। इस रोते बिलखते परिवार वालों से बात करना आसान नहीं था। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बड़ी हिम्मत की। मंजूर ने बताया कि कुलगांव में आज चारों तरफ मातम पसरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर परिवार ने एक बेटा खो दिया है। दुकानें, बाजार बंद थे। लोगों का हुजूम फिदा हुसैन, उमर रमजान और रशीद बेग के जनाजे के लिए निकल पड़ा था। फिदा हुसैन कुलगामा में जाना पहचाना नाम थे, ख़ास तौर पर नौजवानों के बीच। शहर में उनके कई दोस्त थे। आज जिनसे भी फिदा हुसैन के बारे में बात की, सभी ने कहा फिदा हुसैन यारों का यार था। बहुत ही अच्छे इंसान, हम लोगों के साथ सब घुल मिल ठीक तरह से मिलता था। गांव में भी हमारे जो लड़के हैं बहुत अच्छी तरह से मिलता था, सब लड़कों से अच्छी तरह से मिलता था। बहुत शौक हो गया, बहुत शौक हो गया। मालूम ही ये ऐसा ही बंदा ही नहीं था, सबके साथ बच्चों के साथ बच्चा था, बड़ों के साथ बड़ा था। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। बस ये घटनी नहीं घटनी चाहिए यहाँ पर। देखिए, हम इसके दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लड़का था ये। एक दहशत फैल गया पूरे इस इलाके में जब हमने ये सुना। हम घर में थे उस टाइम, बस जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आई, हम घर से बाहर आए तो पूरा सन्नाटा छा गया पूरे गांव में। ये गुस्सा आज पूरे कश्मीर में दिखाई दिया। कश्मीर के आम लोग दुखी हैं। आतंकवादियों की इस कायरा हरकत से सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान दुखी है। लेकिन कश्मीर के लोगों का दर्द बहुत ज़्यादा है। ये तो उनके अपने थे। कश्मीर के लोग रोज़ अपनी आंखों के सामने जवान बेटों का जनाजा निकलते देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखते देखते 30 साल से हर कश्मीरी परेशान हो चुका है। लोग पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। इसीलिए परेशान लोगों का गुस्सा खुलकर बाहर आ रहा है। आज जिस वक्त फिदा हुसैन के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस आतंकवादी हमले को पाकिस्तान के इशारे पर अंजाम दिया गया है। हमला करने वाले दहशतगर्दों की पहचान कर ली गई है और जल्दी ही इस ग्रुप को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है। कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसको स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिजा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। लगभग 7 to 8 प्लेसेस पूरे साउथ कश्मीर में चल रहा है और हम लोग बहुत होपफुल है कि इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बीजेपी के काफी बड़े नेताओं की जो है किलिंग्स हुई है। क्या ये लोकल लेवल पर किलिंग्स मिलिटेंट खुद करते हैं या इसके आदेश पार से मिलते हैं? आप लोग सब जानते हैं, जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को भी मीडिया वालों को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है या टीआरएफ का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। तो ऑब्वियसली ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के इशारे पर किलिंग हुई है। जिन कश्मीरी नौजवानों की हत्या की गई वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इसलिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सभी बड़े नेता दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के लिए कुलगाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, आतंकवादियों को इन नौजवानों की हत्या की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के दिन ज्यादा नहीं है। ये हमारे वतन के मतवाले थे जिन्होंने हमेशा इस मादरे वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमी के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में अपना तिरंगा झंडा बुलंद रखा, लेकिन इन कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया और हमारे 3 जांबाज शहीद हो गए। जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है वो बच नहीं सकते। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन ऊपर वाला भी, खुदा भी उनको कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। आपको हैरत होगी, जो लोग कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत के लिए लड़ने का बड़ा बड़ा दावा करते रहे हैं, वो नेता आज गायब थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती, इन्होंने कश्मीर के तीनों बेटों की हत्या पर बस ट्वीट कर दिया। उमर ने लिखा, दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले से भयावह खबर मिली है। मैं आतंकी हमले में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। महबूबा ने भी ट्वीट किया, लिखा, कुलगांव में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना। यहां यह बताना जरूरी है कि जिस वक्त कुलगांव के लोग गम में डूबे हुए हैं, उस वक्त उमर अब्दुल्ला कारगिल में आर्टिकल 370 की वापसी के मुद्दे पर लोकल लीडर से मीटिंग कर रहे थे। महबूबा श्रीनगर में है, लेकिन दोनों ने कुलगांव जाने की जहमत नहीं उठाई और न ही अपनी पार्टी के किसी प्रतिनिधि को वहां भेजा। यह बात सही है कि आतंकवादियों ने जिन कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर तो थे। पिछले कुछ दिनों में दहशतगर्दों ने 8 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि जिन नौजवानों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया वो बेगुनाह थे, सबके सब कश्मीरी थे, और कश्मीरी नौजवानों की मौत पर जिस तरह से महबूबा और उमर ने दुख का सिर्फ दिखावा किया, उसे कश्मीर के लोग शायद माफ नहीं कर पाएंगे। कश्मीर के लोग इस बात को समझ गए हैं, इन लोगों को सिर्फ अपनी सियासत की चिंता है, उन्हें न कश्मीर की फिक्र है, न कश्मीरियत की, न इंसानियत की। आज टर्की और ग्रीस में जबरदस्त भूकंप आया, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। भूकंप की दिल दहलाने वाली तस्वीरें ब्रेक के बाद। अब से थोड़ी देर पहले टर्की से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। टर्की में जबरदस्त भूकंप आया है और इसका सबसे ज्यादा असर
टर्की के तीसरे सबसे बड़े शहर इजमिर पर पड़ा है। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप से कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इजमिर के मेयर के मुताबिक अभी तक 20 इमारतों के गिरने की खबर आई है। तस्वीरों में यह दिखाई दे रहा है कि शहर समंदर किनारे है, इसलिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर का पानी शहर में घुसा है। भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत कंफर्म हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किस तरह ढह गई। बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर तरफ मलबा और धूल ही धूल दिखाई दे रही है। रिलीफ और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि उसके नीचे से किसी का जिंदा निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इजमिर शहर समंदर के किनारे बसा है, इसलिए भूकंप की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं और समंदर का पानी शहर में आ गया है। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह पानी बह रहा है। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, जो भी सामने आया उसे बहा ले गया, और चाहे वो कार हो या फर्नीचर, सबको तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी की शख्सियत के कई ऐसे पहलू सामने आए जो आमतौर पर नहीं दिखते। इसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की विशालकाय मूर्ति देखने गुजरात जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको वहां कई और अट्रैक्शन मिलेंगे। जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था वो सभी पूरे हो गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया, गुंबद वाला चिड़ियाघर देखा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जो जू बनाया गया है वो भारत का अपनी तरह का अकेला जू है। इस चिड़ियाघर में जानवर खुले में रहते हैं और उन्हें देखने वाले इंसान कांच की टनल में होते हैं। इंसान और खूंखार जानवरों के बीच सिर्फ कांच की दीवार होती है। आज नरेंद्र मोदी ने नजदीक से यहां टाइगर को देखा। जंगल सफारी में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया के करीब 170 किस्म के जानवरों को और बर्ड्स को रखा गया है। प्रधानमंत्री ने बर्ड्स के साथ वक्त बिताया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मकाऊ को अपने हाथों पर बिठाया। केवड़िया में अब बोट के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा जा सकता है। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा इलाका रोशनी से जगमगा रहा है। मोदी ने विशेष डिजाइन वाली लाइटिंग का उद्घाटन भी आज किया। यूनिटी ग्लो गार्डन में जमका रही रोशनी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 25 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रोशन होता है। यूनिटी ग्लो गार्डन में 35 लाख एलईडी बल्ब लगे हैं। ग्लो गार्डन में लाइटिंग इस तरह की गई है कि वो अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह का इफेक्ट देती है। इसमें कभी जानवरों की आकृतियां उभरती हैं तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। चांद, तारे सब ग्लो गार्डन में दिखाई देने लगते हैं। यूनिटी ग्लो गार्डन दुबई की तर्ज पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात केवड़िया में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया को एकड़ में फैले आरोग्य वन का उद्घाटन किया। आरोग्य वन में 380 किस्म के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने 2 साल हुए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, इस दौरान स्टैच्यू में 62 लाख टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। इन 2 साल में 8 महीने कोरोना के संकट में गुजर गए, यानी सिर्फ 16 महीनों में 62 लाख लोग पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इस स्टैच्यू को देखा है और ये वाकई में एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अब यहाँ बहुत सारे और टूरिस्ट अट्रैक्शन आज से शुरू हुए हैं, तो जाहिर है टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है।